चलिए देखिएगा, कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग हिस्ट्री में, आज हमारा हिस्ट्री का चौथा से पांचवा दिन है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जब हम लोग बात करते हैं सोर्स की, तो सोर्स में हमने देखा था कि साहित्यिक सोर्स हम देख रहे थे, ठीक है। यानी लिटरेरी हम रिसोर्सेज देख रहे थे कि साहित्य से हम कैसे हिस्ट्री को देख पाते हैं या समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जैसे हम लोग साहित्य में बात करते हैं, तो साहित्य के जो भी पुस्तकें हैं या जो प्राचीन समय से हमारे पास पुस्तक अवेलेबल है, उसके संबंध में हम हिस्ट्री को देख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जिस प्रकार से जो फॉरेनर हैं, ठीक है, जो विदेशी यात्री हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी है या फिर किसी माध्यम से हमें पता चला है कि भारत में जो उनका यात्रा वृत्तांत रहा है, उसके संबंध में हमको हिस्ट्री में पता चल पाता है, ठीक है। और अंतिम होता है आपका पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। तो ये तीन कथाओं या तीन तत्वों से हम अपने हिस्ट्री को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। उसी में देखिएगा, जब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्तंभ की, ठीक है, अभी हम लोगों ने अभिलेख देखा था, अशोक के अभिलेख देखा, भोगज कोई देखा, एहोल देखा, ठीक है, मंदसौर अभिलेख देखा। तो जितने भी अभिलेख आप देखें वो सभी अभिलेख थे, ठीक है। तो उन अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि ये किस समय का अभिलेख है और इसमें किस राजा या किस शासक का समय रहा है ये, ठीक है। अब देखिएगा, इसी के अंतर्गत देखिएगा, जब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्तंभ की, ठीक है, पुरातात्विक स्तंभ क्या होता है समझिएगा। तो पुरातात्विक स्तंभ जो होता है, ठीक है, हम देखते हैं जैसे जनरली आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो तालाबों पर एक लकड़ी के स्तंभ गड़े हुए होते हैं, लकड़ी के, ठीक है, स्तंभ गड़े होते हैं, ठीक है, पोल्स कह सकते हैं उसको। तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो पुरातात्विक स्तंभ है, ठीक है, पुरातात्विक स्तंभ है, वो भी कहीं ना कहीं शासकों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं रखा जाता था, ठीक है। उससे भी उस शासक की जानकारी मिल पाती है, ठीक है। तो उन्हीं में देखिएगा, पुरातात्विक स्तंभों में या अभिलेख में और उनके स्थानों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले नाम आता है मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख, याद रखिएगा नाम, मेहरौली स्तंभ लेख। और ये कहां पर है, तो आपका दिल्ली में है, ठीक है, मेहरौली क्षेत्र दिल्ली में है। और इसको कहा जाता है कुतुब मीनार परिसर, आपको जानकारी हो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसके संबंध में आपको जानकारी रखना है कि जो कुतुब मीनार परिसर है, वहीं पर एक मेहरौली स्तंभ रखा गया है, ठीक है, उसे कहा जाता है मेहरौली स्तंभ लेख। अब देखिए, ये किसके समय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अभी बहुत ज्यादा टफ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस मोटा मोटी थोड़ा सा नाम सुने रहिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है और किस काल का हुआ, ये गुप्तकालीन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बस यहां पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 380 से 412 ईस्वी के वैष्णव होने पर, ठीक है, बंगाल या वंगा विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह विष्णुपद पहाड़ी संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली में स्थापित करवाया गया, ठीक है। अभी आप इसकी कहानी को याद मत कीजिए, लेकिन एक बार पढ़ लिए हैं तो थोड़ा मोटा मोटी याद रहेगा आपको। आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन क्रम, तो आपके दिमाग में रहेगा मेहरौली स्तंभ और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, संभवतः कहा गया है कि यह उदयगिरी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में दिल्ली परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है, मेहरौली स्तंभ, याद रखिए, कुतुब मीनार परिसर के क्षेत्र पे। आगे देखिएगा, अभी आप केवल नाम याद रखिएगा कौन कौन से स्तंभ लेख हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपका जो स्तंभ लेख है वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत फेमस है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। तो ये कौन सा कालीन है, ये भी गुप्तकालीन है और किसके समय का है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आपको कुछ कवियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि राजा कभी अपने बारे में नहीं लिखता था, कौन लिखता था, उसका कवि लिखता था, ठीक है, उसके लिए एक राइटर रखा हुआ गया था, ठीक है, या फिर उसके एंटरटेनमेंट के लिए एक दरबारी कवि था। तो उस क्रम पर जब वो दरबारी कवि, ठीक है, उस दरबारी कवि का काम होता था कि वो राजा के अच्छी चीजों का बखान करे, जैसे मेरे राजा जो है 10 हाथियों वाला बल रखते हैं, इस तरीके का बखान। तो उस तरीके के बखान को देखिए, प्रशस्ति मतलब क्या होता है, बखान करना या उनकी क्वालिटी को गिनाना, ठीक है, मतलब जितने भी उन्होंने विजय पथ पर अभियान किया है, ठीक है, जितना विजय प्राप्त किया है, उन सभी को कहां लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, ठीक है। और ये कहां पर है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का बहुत फेमस है आपका एक अभियान जिसे कहा जाता है दक्षिण पथ अभियान। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये अभियान आपके छत्तीसगढ़ से भी होकर गया था,
ठीक है, मतलब आप समझिए उत्तर से लेकर छत्तीसगढ़ को जीतने का पूरा बखान इससे मिलता है आपके प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में 2 राजा थे, नलवंशी राजा थे, ठीक है, व्याघ्रराज थे, तो उनको हराने की पूरी जानकारी मिलती है। और जो समुद्रगुप्त था वो अपने विजय पथ अभियान जब चला रहा था, यानी दक्षिण पथ अभियान जब चला रहा था, उसने अनेक पॉलिसी बनाई थी, नीतियां बनाई थी। ठीक है, इस नीति में कभी भी किसी को हराना है तो उसे मारना नहीं है, उसको हराना है, उससे पहले छीनना है उसका राजपाट और उसको फिर वापस दे देना है। ठीक है, तो इस सिस्टम पे चलता था, जिसके कारण क्या, वो सामने वाला नतमस्तक हो जाता था। वो मतलब परमानेंट अब जिंदगी भर उससे लड़ेगा नहीं। सोचिए अगर किसी के साथ आप ऐसा करेंगे, पहले हरा दिया, छीन लिए, फिर वापस कर दिए, फिर उसके बाद वो हमेशा आपका शुक्रगुजार हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये समुद्रगुप्त था और इसने जितने क्षेत्र को जीता, ठीक है, जितने क्षेत्र को जीता वो उसी तरीके से चलता था। ठीक है, तो इसने अपने क्षेत्रों को बांटा था। तो हरिसेन ने उसकी पूरी बखान की है, कितने हमारे जो राजा हैं वो कितने क्षेत्र को जीते हैं, कितने को वापस कर दिए हैं, कितने राजाओं के साथ क्या क्या, मतलब उनका अलग अलग पूरा प्रशस्ति जो है उनके बारे में पूरा बखान किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। ठीक है, आगे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इसमें। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए एक बार देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उसके विजय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका कोई बात नहीं, आप यहां पर से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कलर के कारण ऐसा लग रहा है कि हमारा चौथा ही स्टार्ट है, लेकिन ये है बौद्ध स्तंभ लेख। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है बौद्ध स्तंभ लेख। ठीक है, भरहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपके पीएससी से लेवल से आता है, यूपीएससी से भी कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के हैं। मतलब इस साइड के जितने क्वेश्चन है, अभिलेख वाले क्वेश्चन सब यूपीएससी लेवल पर हैं। क्यों? क्योंकि इनके संबंध में कभी कभी पूछा जाता है कारण और जो कथन होता है उसके संबंध में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अगर आपका दिमाग एकदम क्लियर है कि समुद्रगुप्त के समय का जो अभियान है वो कौन कौन सा अभियान है और अंदरूनी मामले किस किस राजाओं को हराया था, विजय पथ अभियान चलाया था, तो उसको कथन और कारक में जोड़कर आपके मनोदशा को व्यक्त करने का माध्यम बनता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें यही कारण है कि ये डिटेल लिखा गया है। तो कभी वैष्णव धर्म का होना, कथन और कारक में व्यक्त करना, ये सभी आपके यूपीएससी लेवल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अधिकांश आपको पीएससी और यूपीएससी लेवल पर ही क्वेश्चन मिलेगा, व्यापम में यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो याद रखिएगा बौद्ध स्तंभ है, भरहुत, सतना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भरहुत जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भरहुत का जो क्वेश्चन है लगभग अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में शायद 1 से 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भरहुत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सतना मध्य प्रदेश। राजा वासुदेव से संबंधित है, सुंग वंश काल का था, ये सुंग वंश का था। ठीक है, सुंग काल से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, वासुदेव। अब देखिएगा इस अभिलेख से सुंग वंश के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए बौद्ध स्तंभ है, भरहुत में है, राजा है वासुदेव और सुंग काल का है, और इस अभिलेख से सुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो इससे पता चलता है सुंग वंश के समय में बौद्ध धर्म का एक परिचय जो है चलता था, यानी इस समय बौद्ध धर्म का असर था। ठीक है, कौन सा? नहीं 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 नहीं, ये भारत में सुंग काल आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, सुंग काल हमारा अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के संबंध में आपको बहुत सारे काल मिलेंगे, सुंग वंश मिलेगा, ठीक है, कर्ण वंश मिलेगा, ऐसे बहुत सारे वंश है। ठीक है, कुषाण वंश है, तो वंशों में ये आपका सुंग काल है, ये वंश से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसको काल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए एक भारत के क्षेत्र में इतने सारे राजा हुआ करते थे, मतलब इतने सारे राजा हुए हैं जिनका वर्चस्व सबसे ज्यादा है, उस वंश का नाम उस काल से जुड़ता है, गुप्त काल। तो गुप्त काल मतलब उनका अधिकांश क्षेत्र जो भारत में है वो गुप्त काल का गुप्तकालीन हो गया। ठीक है, उसी मौर्य काल, तो मौर्य काल क्यों बोला गया? मौर्य वंश नहीं बोला गया, मौर्य वंश तो यहां तक सीमित हो गया ना, ये मौर्य वंश हो गया, लेकिन भारत में उसका वर्चस्व है, उसके सिक्के चलते हैं, उसके पावर चलते हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अभी मोदी काल चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोदी का असर है। वैसे ही एक समय होता है, इंदिरा काल था एक समय का। ठीक है, तो वैसे ही काल का समय होता है, क्योंकि एक पावरफुल आदमी जब एक बड़े क्षेत्र को मतलब एक राजा के तौर पर शासक करता है, शासन करता है, उस क्षेत्र में उसका नाम जुड़ जाता है। और इतिहास में आपको यह देखने को मिलेगा कि जब भी आप इतिहास को पलटेंगे तो आप प्रमुख, जैसे बोलते हैं गांधी युग,
एक समय था जब दक्षिण भारत से गांधी जी आए और उसके बाद भारत में उनका वर्चस्व रहा है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा उनका डरना, मतलब सब जो सारी चीजें आप देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा या एक वंश के द्वारा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति पावरफुल नहीं है, मान लीजिए 30 साल का कोई व्यक्ति है, यानी 30 साल उसने शासन किया है, ठीक है, तो 30 साल के शासन करने में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा। जैसे अलाउद्दीन का काल नहीं बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का काल नहीं बोला जाता है, या फिर आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि औरंगजेब का काल है, आप बोलेंगे मुगल काल, क्योंकि पूरा वंश का काल था वो, ठीक है। पूरा वंश बहुत इंपॉर्टेंट था वो, और पूरे वंश ने भारत पर शासन किया है, ठीक है। भारत के बहुत महत्वपूर्ण जगह पर, दिल्ली क्षेत्र पर पूरा शासन किया उसने, तो उसको बोला मुगल काल, ठीक है। किसी अकबर काल नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ अकबर का समय कम हो गया। तो जब आप किसी काल की बात करते हो तो पूरे वंश की बात करते हैं। उस वंश में जैसे मौर्य काल हो गया, सुंग काल हो गया, इसका मतलब है कि पूरा सुंग वंश जो होगा, जितने भी उसमें राजा हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक ऐसे होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, थोड़े से राजा भी ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको अधिकांश दिखे कि काल तब उनकी होती है जो उस समय में एक बड़े भूभाग पर शासन करते थे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सुंग काल, ठीक है। बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तंभ की जानकारी याद रखिएगा, इसमें भरूच में है, और ये कहां पर है, सतना में, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, प्राचीन क्षेत्र के संबंध में। अब नेक्स्ट देखिएगा मथुरा, मथुरा स्तंभ, तो मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है, यह भी गुप्तकालीन है, ठीक है। तो देखिएगा यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा इसको कि मथुरा के स्तंभ में, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते हैं, वो आंसर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है और वहां पर वो आपका आंसर करता है। जैसे किस प्रथम गुप्त अभिलेख में गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित किया गया है, ठीक है, तो मथुरा स्तंभ लेख में, ठीक है। किसके कालीन था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त के समय का काल का था, द्वितीय के समय का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दो ऐसे जनरेट हो जाते हैं, और छोटी छोटी क्वेश्चन जो होते हैं ना, इतिहास से पूछ लिए जाते हैं और हमारे दिमाग में ये क्लिक नहीं करता है, ठीक है। तो आपको यहां पर कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी कि मथुरा का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से था, और उस समय मथुरा स्तंभ लेख जो है ये बना, और इसमें गुप्त वंश का प्रथम वर्ष जो है वर्णित किया गया है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है, ठीक है, माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन मिलता है। इसको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। तो इसमें जो देखिए समुदाय बहुत ज्यादा है, धर्म के अलग अलग समुदाय हुआ करते थे, उसमें कोई मुख्य व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसने उस धर्म को चलाया होगा या उस धर्म को बनाया होगा उस क्रम पर, तो उसके जो उदिताचार्य हैं, ठीक है, समुदाय के उदिताचार्य जो चार्य हैं उनका भी वर्णन मिलता है। ये जानकारी मिलती है किससे, मथुरा स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है। तो अभी आपने 4 स्तंभ लेख पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला मेहरौली, ठीक है, दूसरा प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा आपने पढ़ा है बौद्ध स्तंभ जो भरूच, इसको आप बौद्ध स्तंभ की जगह पर ना ऐसे याद रखिएगा, बौद्ध भरूच स्तंभ, इससे याद हो जाएगा वो, ठीक है, बौद्ध भरूच स्तंभ, और भरूच कहां पर है, सतना एमपी में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा मथुरा स्तंभ, ठीक है, मथुरा स्तंभ, तो मथुरा स्तंभ में याद रखिएगा कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का याद रखना है, और गुप्तकालीन है ये, और जिसमें पहली बार गुप्त संवत चलाया गया था या गुप्त संवत चलाने की जानकारी मिल पाती है वो है आपका मथुरा, ठीक है, स्तंभ लेख। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है इसके बाद गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ लेख याद रखिएगा हेलियोडोरस का स्तंभ लेख कहलाता है, इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के क्रम पर आप इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ी जानकारी यहां पर मिलेगी, देखिएगा। तो बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये कहां पर है, बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इससे किसकी जानकारी मिल रही है इस समय की, तो भागभद्र हेलियोडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटीऑलकिड्स, ठीक है, एंटीऑलकिड्स का राजदूत था ये, ठीक है। इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन भागभद्र और हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस और इंडो ग्रीक शासक जो है एंटीऑलकिड्स का राजदूत था ये थोड़ा सा इसको डिटेल दिया गया है बस, तो याद रखिएगा भागभद्र और हेलियोडोरस कौन था, इंडो ग्रीक शासक एंटीऑलकिड्स का राजदूत था, ठीक है। अब देखिएगा ये भी सुंग काल के समय का है, ठीक है, सुंग काल के समय है। इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण है, एक अभिलेख हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए और उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो वासुदेव का मतलब यहां पर क्या है, कृष्ण जी का, ठीक है। हालांकि देखिए इतिहास में हम जब इसको पढ़ेंगे तो भगवान के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसके राजा होने पर और उस क्षेत्र पर शासक करने का कहानी आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी जो अभिलेखों में मिलेगी तो उस लेवल पर मिलेगी जहां पर हमको
हेलियोडोरस के समय पे, ठीक है, और वासुदेव का अनुयायी बताते हुए, ठीक है, अनुयायी मतलब पूजा पाठ करने वाला यानी उनको मानने वाला, ठीक है, तो उसमें अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ लेख का निर्माण का वर्णन मिलता है और दूसरे में महाभारत का एक श्लोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो दो है, याद रख लीजिएगा, आपको बस यहां पर याद रखना है गरुड़, ठीक है, स्तंभ लेख और हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है, दो स्तंभ मिलते हैं, एक गरुड़, तो गरुड़ का संबंध विष्णु जी से डायरेक्टली होता है, तो आप ऐसे याद रख पाएंगे, ठीक है। और लेकिन याद रखिएगा ये कहां पर है, विदिशा बेसनगर में, ठीक है, विदिशा ऑप्शन में नहीं आता है, जनरली आता है बेसनगर, ठीक है, हालांकि बेसनगर विदिशा जो है वो एक ही स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एरण स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति बताया था वैसे ही आपका एरण स्तंभ लेख होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कहां पर है, सागर मध्य प्रदेश, ठीक है, एरण क्षेत्र है, सागर मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं मध्य प्रदेश में कितने स्तंभ लेख आ रहे हैं, ठीक है, आपके सतना हो गया, आपका विदिशा हो गया, आपका सागर हो गया, ठीक है। देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है इससे, ठीक है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है, यह विदर्भी शैली में, ठीक है, विदर्भी शैली में इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जानकारी अगर किसी में मिलती है तो वो है आपका एरण अभिलेख, ठीक है, एरण अभिलेख याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के विजय प्रणाली को किससे व्यक्त किया जाता है तो प्रयाग प्रशस्ति से किया जाता है, ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वापस पुनः एरण अभिलेख याद रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ये एरण अभिलेख से और भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, सागर क्षेत्र में बुद्धगुप्त, ये भी गुप्तकालीन है, ठीक है, बुद्ध गुप्त नाम है। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा महाराजा मात्र विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जैसे सोमवार, मंगलवार, इस तरीके के जो नाम मिलते हैं उसमें जानकारी मिलती है और साथ ही साथ इसमें विष्णु जी के जो किए गए कार्य हैं उसकी जानकारी मिलती है, उसमें ये पूरा व्याप्त है एरण अभिलेख के साथ, ठीक है। लेकिन समय याद रखिएगा बुद्धगुप्त के समय की जानकारी है ये, ठीक है, गुप्तकालीन है, ठीक है। एरण अभिलेख बेसिकली गुप्तकालीन है, क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त का समय है वो, फिर उसके बाद बुद्धगुप्त का समय है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भीतरी स्तंभ लेख, तो तीन अभिलेख को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा एरण, ठीक है, एरण स्क्वायर कर लीजिएगा, दो है, ठीक है। और उसके बाद याद रख लीजिएगा आपका भीतरी, ठीक है, ये भीतरी स्तंभ लेख याद रखिएगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय का है, यह भी गुप्तकालीन है, याद रखिएगा। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय और हुड़ों के आक्रमण, देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है कि हुड़ों का आक्रमण किसके काल में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुड़ों का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके पढ़ेंगे आप कि कितना परेशान करते थे ये, एक तरीके से समझिए उस आज जैसे हम आतंकवादियों को देखते हैं वैसे ही हुड़ थे उस समय, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है आपको कि हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ठीक है, तथा उसके स्कंदगुप्त द्वारा उनके द्वारा दमन का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा हराने का और साथ ही साथ उनके आक्रमण का, ये दोनों जानकारी मिलता है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने हराया था उनको, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। कहां पर है ये, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका बिहार स्तंभ लेख, ठीक है। देखिए बिहार शरीफ, पटना बिहार क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना स्कंदगुप्त के ही समय का है, गुप्तकालीन है। इस स्तंभ लेख पर कोई तिथि अंकित नहीं है, इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों और कुछ पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार शरीफ जो क्षेत्र है पटना में है, बिहार स्तंभ लेख के नाम से जाना गया है, इसलिए ये भी गुप्तकालीन है। और इसमें क्या है कि गुप्त वंश के जो कुछ राजा हैं, ठीक है, उनके पदाधिकारी हैं, उनका उल्लेख मिलता है बिहार स्तंभ लेख से, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बिलसड़ स्तंभ लेख याद रखिएगा, बिलसड़ स्तंभ लेख, ठीक है। देखिए कुछ चीजों में ना नाम ही याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति याद हो जाएगा, ठीक है, एरण अभिलेख याद हो जाएगा, ठीक है, तो बौद्ध स्तंभ याद हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे नाम भी याद रखने हैं जो कि कभी अगर आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में आए ये कोई अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिलसड़ स्तंभ लेख, ठीक है, ये एटा उत्तर प्रदेश है, भिलसड़ क्षेत्र में है, ठीक है, ये दोनों नाम सही है, याद रखिएगा। तो भिलसड़, एटा उत्तर प्रदेश, कुमारगुप्त के समय गुप्तकालीन। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि गुप्तकालीन का कितना स्तंभ है, यही कारण है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत का स्वर्ण काल किस शासन काल को कहा जाता है,
ठीक है। हाँ, गुप्त काल को कहा जाता है, यही कारण है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मंदिरों के निर्माण मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मंदिरों के निर्माण मिलेंगे। मतलब सोने के सिक्के प्रचलित में है, आपको अभी कल ही पढ़े हमने कि सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके काल में चला था, गुप्त काल में चला था। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कब किस में चले थे, कुषाण में। ठीक है, यही अंतर होता है, आपको थोड़ी सी चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, और यही कारण है उसको हम लोग स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को। बहुत मंदिरों का निर्माण होगा इस समय। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त तो राजा हो गया, वो चंद्रगुप्त जो है वो राजा है। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग राजा है, चंद्रगुप्त अलग राजा है, याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग। मौर्य साम्राज्य का मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त अलग है। ठीक है, तो अभी आगे कहानी पूरी आप क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। ये गुप्त कुमार गुप्त हो गया। ठीक है, तो देखिएगा इस अभिलेख में गुप्त संवत 96, ठीक है, जो गुप्त संवत का 96 है वो एक्चुअल में 415 ईस्वी है। ठीक है, तो इनका जब गुप्त संवत चलता है तो ये अपने क्रम पर चलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि अभी जो है इन्होंने सबसे पहली बार अपने गुप्त संवत को चलाया था। ठीक है, तो जब गुप्त संवत को चलाया तो एरण से चला लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आगे कहानी बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि गुप्त संवत का 96 ईयर हो चुका है, जिसमें एक्चुअल में जो हमारा ईयर है वो है 415 ईस्वी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि इनका संवत अलग है, हमारा संवत या हम जो पढ़ते हैं वो अलग है। ठीक है, तो उसमें तथा कुमार गुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में ध्रुव नामक एक ब्राह्मण का द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो कार्तिकेय मंदिर का निर्माण होना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, दक्षिण भारत में ही मिलेगा केवल, उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और गुप्त जो राजवंश है उत्तर भारत में ये शासन करता था। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, बिलसड़ स्तंभ लेख जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है, उसकी जानकारी के अनुसार याद रखिए कुमार गुप्त तक की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, कुमार गुप्त तक की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ क्या मिलता है कि एक ध्रुव नामक ब्राह्मण था जिसने कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कराया था और धर्म संघ का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जिसने मंदिरों का निर्माण कराया, कोई अलग व्यक्ति है उस समय के, हमको जानकारी अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका एरण स्तंभ लेख। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, तो एरण स्तंभ लेख को एक साथ लिखिएगा, आगे पीछे मत लिखिएगा वरना कंफ्यूज होंगे कितना एरण लेख जो स्तंभ लेख है उसमें किसी किसी जानकारी मिल रही है। तो याद रखिएगा भानुगुप्त की जानकारी मिल रही है। ठीक है, भानुगुप्त के समय याद रखिएगा गुप्तकालीन है, 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। ठीक है, तथा हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी से के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो गोपराज की पत्नी का सती हो जाना, ठीक है, और साथ ही साथ हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए गोपराज की मृत्यु हो जाना। और आपको ये बात याद रखना कि यहाँ पर भानुगुप्त का, ठीक है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ वीर कहा जाना, ये सभी कहाँ लिखा हुआ है, एरण अभिलेख मिला है। ठीक है, तो एरण अभिलेख देखिए कैसे आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है या क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एरण अभिलेख से संबंधित कथन है, सही कथन है, तो याद रखिएगा एरण अभिलेख से क्या क्या जानकारी लगातार आपने पढ़ते चले गए हैं, तो उसी लिस्ट में आपको ये 4 जानकारी मिल जाएगी। एक कोई बात गलत लिखी हुई होगी और आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको तीनों एरण अभिलेख की सारी जानकारी पता है तो ही आप कर पाएंगे कवर, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा तालगुंडा स्तंभ अभिलेख, सिमोगा मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रखिएगा सिमोगा क्षेत्र जहां पर सोने का खान है। ठीक है, सिमोगा क्षेत्र, तो याद रखिएगा तालगुंडा क्षेत्र, तो याद रखिए शांति वर्मन या मयूर शर्मन की जानकारी यहां से मिलती है, गुप्तकालीन समय का है। ठीक है, यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अभी आप इसको एक बार जब पढ़ लेंगे उसके बाद जो है जब पूरा इतिहास पढ़ते रहेंगे बीच में तो फिर से वापस इसको आकर पढ़ना होगा आपको, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि मयूर शर्मन कौन था, पल्लव शासक के साथ संघर्ष कब हुआ, ये जानकारी से फिर आपको वहां पर तालगुंडा स्तंभ लेख से जानकारी मिलेगा। तो वहां पर भी आप जानकारी लेंगे और यहां पर भी एक बार आप पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिएगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने आपके स्तंभ लेख या अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद थोड़ा साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिएगा कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, वेद पुराण, वेदांग, वेदांत, उपनिषद, पुराण, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको मिलेगी कि लगभग हम लोग इसकी जानकारी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा साहित्य के अंतर्गत आपको जो सबसे पहले देखता है, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में
भी था, ठीक है। यानी 2500 ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक समय है उसे हम कहते हैं 2500 ईसा पूर्व में भी, ठीक है। अब उस संबंध में याद रखिएगा कि जब हम लोग उसके संबंध में बात करते हैं तो परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले नहीं है, ठीक है। यानी जो पांडुलिपि है वो ईसा के पहले 4वीं सदी से पहले की नहीं है, यानी कि हम 4वीं सदी के बाद से पांडुलिपियों का प्रयोग करना चालू किए हैं, ठीक है। तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमारे भारत में लिपियों का जो क्रम रहा है वो बाहर से आक्रमण के साथ बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, भारत में पांडुलिपियां भोजपत्र तथा ताड़पत्र पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत में प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म, ठीक है, तथा काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। तो देखिएगा पांडुलिपि को लिखने के लिए मेष चर्म जो है, ठीक है, मेष समझिए जानवरों के खाल, ठीक है, जानवरों के खाल पे और साथ ही साथ काष्ठ फलकों यानी लकड़ियों के जो फलक होते हैं उस पर लिखा मिलेगा आपको पांडुलिपि। और आपके भोजपत्र ताड़पत्र पर क्या लिखा मिलता है आपको, प्राकृत भाषा मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। तो आपको केवल याद रखना है कि अभी हम लोग लिपि के तौर पर कौन सी लिपि की शुरुआत कर रहे थे, तो पांडुलिपि की शुरुआत कर रहे थे जो कि 4वीं शताब्दी का है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हम लोग प्राकृत भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा जो है पूरे भारत के साथ साथ, ठीक है, अन्य क्षेत्रों पर भी इसका विस्तार था प्राकृत भाषा का, ठीक है। तो संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, अभी आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अलौकिक स्रोत, ठीक है। अलौकिक स्रोत या रिलीजियस कहलाता है ये, ठीक है, क्योंकि धार्मिक है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा वेद, उपवेद और उनकी विशेषता। तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखते चलिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन यहीं पर है आपके एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि यज्ञों की जानकारी किस वेद से मिलती है, यजुर्वेद से, याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञों को जो नियम है, यज्ञ करने के जो नियम है वो यजुर्वेद में मिलते हैं, ठीक है। यज्ञों को करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसकी जानकारी भी इसी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि संगीत का वेद कौन है, सामवेद, याद रखिएगा, जिसमें 7 सुर जो हमारे पास, देखिए विश्व में हम लोग संगीत के जो ज्ञाता है ना वो हमारे भारत के ही हैं, यानी कि भारत से ही जो 7 सुर निकले हैं, यानी संगीत का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है उसकी जानकारी जो 7 सुरों की होती है, सारेगामापा, ठीक है। तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, यहीं से उसकी शुरुआत हुई है, सामवेद से हुई है, ठीक है। याद रखिएगा सामवेद ही है जिसको संगीत वेद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जादू टोना, या हम जादू टोना के साथ साथ हम कह सकते हैं चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा या वैदिकरण जो है हमारा, उसकी जानकारी मिलती है कहां पर, अथर्ववेद से, ठीक है। तो याद रखिएगा जादू टोना, काला जादू, सफेद जादू, जितने जादू होते हैं सभी की जानकारी आपकी अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये 4 जो वेद हैं, बेसिकली ये 4 वेद हैं, ठीक है। अब इन चारों वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऋग्वेद। तो याद रखिएगा ऋग्वेद का जब संकलन किया गया, जिस काल में ऋग्वेद का संकलन किया गया उसी को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और बाकी का संकलन जब तीनों को करेंगे हम लोग उसको उत्तर वैदिक करेंगे, ठीक है। इसीलिए 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है आपका ऋग्वेद। जो वैदिक काल है उसको 2 भाग में इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि सिर्फ वेद के संकलन से ही ऋग्वेद आपका बना है, तो ऋग्वेदिक काल बना, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के संकलन से जो काल बना है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर समझिएगा कि ऋग्वेदिक काल में और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिएगा ऋग्वेदिक काल जो बेसिकली इसमें सूक्ति या श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। भगवानों की स्थिति की जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। 10 मंडल है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, आगे हम डिटेल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप केवल एक छोटा छोटा जानकारी याद रखिएगा कि 4 वेद है, ठीक है, 4 वेद है और इनके उपवेद, याद रखिएगा इनके उपवेद का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा इनके उपवेद क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। उसी के बाद यजुर्वेद का धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ठीक है। याद रखिएगा इसकी जानकारी क्या है, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, याद रखिएगा चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा है युद्ध कला से संबंधित धनुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद में देखिए
आप सोच रहे होंगे कि इसका उपवेद है ये, तो उसमें जब मैं इस पे बता यज्ञ की जानकारी मिल रही है तो इसमें अलग जानकारी मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा इस उपवेद, इस वेद का उपवेद भी बना है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जीवन को जीने के लिए जिसकी आवश्यकता है, जैसे समझिए कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पूरे पूरे भारत में 4 प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपको दिखेगा कि सब यही लोग हैं, ठीक है। कैसे? यहां पर आयुर्वेद से क्या बन गए आप? डॉक्टर बन गए, चिकित्सक, ठीक है। धनुर्वेद, आपको अपना क्षेत्र की रक्षा करना है, सैनिक बनना है, धनुर्वेद, ठीक है। गंधर्व वेद, आपको कला और संगीत से संबंधित यानी कि इंटरटेनमेंट भी देखना है, अपना प्रोफेशन देखना है उस क्षेत्र में, और लास्ट आपका भवन निर्माण इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शुरुआत जो हुआ है भारत के, देखिए भारत का जो इतिहास है ना, वो अपने आप में, अगर उसी इतिहास को अगर हम जीते होते आज, तो आज पूरे विश्व का विश्व गुरु होते हम लोग, ठीक है। वो होते कंफर्म है, और पहले थे भी। जैसे आप तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो महाविद्यालय हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो वो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं थे। कहने का मतलब है कि जब लोग आदि मानव की तरह, या फिर जब खाने के लिए, शिकार करने के लिए बस लोग आगे काम कर रहे थे विश्व में अलग अलग जगह पर, तो हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति चल रही थी, यानी हमारे यहाँ शिक्षा चल रहा था। लोग बाहर से आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, एडमिशन लेते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भी अलग तरीके के आपके पाठ्यक्रम हुआ करते थे, मतलब पाठ्यक्रम भी और सिलेबस भी अलग तरीके का हुआ करता था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था भारत, ठीक है। और यही कारण है कि सबसे बड़ा, अगर आपको इतिहास दिखेगा, किसी का भी इतिहास देखिएगा, किसी भी देश का इतिहास देखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को इसलिए देखा जाता है क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, ठीक है, और लगातार उसकी जो मसाले का उत्पादन, ठीक है, शिक्षा पद्धति, मतलब हमारे यहाँ जो है एक ऐसी पद्धतियां चल रही थी जो कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट तो था ही नहीं हमारे पास। हम क्या करते थे सबसे ज्यादा? अब सोचिए पूरे विश्व का 23% हम एक्सपोर्ट करते थे, पूरे विश्व को जोड़ लें, ठीक है। आज हमारे पास एक्सपोर्ट का बहुत कम स्थिति है, यानी भारत को अगर आप एक्सपोर्ट में देखेंगे तो लगभग हम लोग बहुत पीछे आते हैं एक्सपोर्ट के नजरिए से, ठीक है, शायद 15वें या 16वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग एक अच्छे लेवल पर एक्सपोर्ट करना चालू कर दें, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो चाइना सबसे आगे, आपको यूएसए दिखेगा, ठीक है, चाइना दिखेगा, और भी इटली तक दिखेंगे, ठीक है, इटली, साउथ कोरिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देश जो एक्सपोर्ट में आगे, हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। हम अभी 12वें-13वें नंबर पर है, आते हैं, कुछ इस लेवल पर आ रहे हैं, और अगर हम लोग 2030 तक एक अच्छे लेवल को पकड़ लें तो हम लोग इटली को पीछे कर सकते हैं, यानी इटली के लेवल को पीछे कर सकते हैं, 7वें-8वें नंबर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लगातार बहुत अच्छा काम करेंगे तब जाकर हम लोग चाइना तक तो बिल्कुल अभी पहुंच नहीं सकते, 10 साल 20 साल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत लंबा गैप है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए का है, यूएसए से गजब, मतलब कुछ ज्यादा ही गैप आपके चाइना के बीच में है। यूएसए काफी ऊपर है, उसके बाद काफी नीचे चाइना है, लेकिन हम उससे भी काफी नीचे हैं, ठीक है। तो हम काफी नीचे आ रहे हैं एक्सपोर्ट में। लेकिन यही चीज अगर आप देखेंगे उस समय, प्राचीन भारत के समय में हम देखेंगे तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी थी कि 23% अकेले, यानी आज के टाइम पर हम दूसरे नंबर पे होते, अगर 23% पे होते तो हम, ठीक है, भारत की स्थिति इस लेवल पे होती तो ये चीज है कि ये शुरुआत इसके कारण है। मतलब अगर आज भी दिशा, अगर आप हम इससे देखना सीख जाएं या इससे सीखना चालू कर लें, अपनी शिक्षा पद्धति को यहां से जोड़ लें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग के पास यूरोपियन जो शिक्षा पद्धति आई है, ठीक है, जब हम लोग यूरोपियन शिक्षा पद्धति को देखते हैं, आज जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं? सभी अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ मैकाले की शिक्षा नीति, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी शिक्षा नीतियों को पढ़ रहे हैं जब हम लोग, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शिक्षा नीति है वो, ठीक है, शिक्षा का तरीका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी शिक्षा नीतियों को देखेंगे और वापस संस्कृत को, आपको पता होगा संस्कृत के कुछ महाविद्यालय भी अब खोले गए हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम संस्कृत के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वापस संस्कृत जैसे भाषा को जागृत कर सकते हैं। और उसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, संस्कृत एक वैज्ञानिक तथ्यों से बना हुआ एक भाषा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ पाएंगे, ठीक है। देवनागरी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है ये, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे तो हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। सोचने का तरीका, सुनने का खोज, अब नोटिस कीजिए कि हमारे यहाँ कितने वैज्ञानिक रहे हैं, भले ही उन्होंने पैटेंट नहीं करा पाए, अपने चीजों को पैटेंट नहीं कर पाया, तो लेकिन अगर आज देखेंगे आप तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं और पहले इन्होंने खोज किया तब जाकर दूसरे लोगों ने इसका पैटेंट करा लिया, ठीक है। प्रॉब्लम यही थी कि अगर हम लोग किसी के अंदर गुलाम हैं तो गुलाम के तथ्य पर अगर आप वैज्ञानिक भी हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वरना आप देखेंगे वराह मिहिर से लेकर आर्यभट्ट से लेकर ऐसे गणितज्ञ हमारे यहाँ रहे हैं, तो क्या वो हमारे शिक्षा नीति या अंग्रेजों की शिक्षा नीति पढ़ते थे? नहीं, वो था उनका अपना शिक्षा नीति जो कि यहीं से निकला हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है हमारे पास। चलिए बात करते हैं इसमें, देखिएगा साहित्यिक स्रोत में तो वेद, उपवेद और उनकी विशेषताओं में याद रखिएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, याद रखिएगा आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है। सामवेद का गंधर्व वेद और आपको अथर्ववेद का याद रखना है शिल्प वेद।
बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता था, याद रखिएगा, कि शिल्प वेद से आपको किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा भवन निर्माण कला संबंधित जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, लगभग आपको सब कुछ याद रहेगा। धनुर्वेद है तो युद्ध कला है, आयुर्वेद है तो चिकित्सा शास्त्र है, ठीक है, गंधर्व वेद है तो कला और संगीत। ठीक है, गंधर्व आपको पता होगा, देवी देवताएं गंधर्व जो है नृत्य करती थी। ठीक है, तो वो था आपका संगीत और कला। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी रहेगी, बेसिक जानकारी है, इसके बाद हम डिटेल में इसको बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि हिंदुओं के धार्मिक साहित्य के में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। तो ये हमारा धार्मिक साहित्य है। ठीक है, ये हिंदुओं का धार्मिक साहित्य कहलाता है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद को, ठीक है, ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद को 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का माना गया है। मैंने बताया आपको कि जो ऋग्वेद का कलेक्शन है या संकलन है वही केवल ऋग्वेदिक काल में होता है। देखिए बेसिकली आप इसको थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा कि जब हम लोग ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं, तो ऋग्वेदिक काल का जो समय रहा है यह आपका 1500 से 1000 का। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे 1500 से 1000 का समय, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल का समय क्या है, तो वैदिक काल का समय है 1500 से 600। ठीक है, 1500 से 600 तक का काल है। इसको दो भाग में बांटा गया है, 1500 से 1000 और 1000 से 600। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का जो समय रहा है 1500 से 1000, और उसके बाद उत्तर ऋग्वेदिक काल जो रहेगा, उत्तर ऋग्वेदिक काल जो रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? 1000 से 600 तक का काल रहेगा। तो इनके बीच में याद रखिएगा ये गतिविधि क्यों अलग है? ये गतिविधि इसलिए अलग है, इसको अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि 1500 से 1000 के बीच में केवल आपको ऋग्वेदिक, ठीक है, ऋग्वेदिक का जानकारी मिल पाता है और इसी का संकलन हुआ था। ठीक है, बाकी जितने भी आए हैं, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये सभी आपके 1000 से 500 के बीच का समय माना जाता है। ठीक है, हालांकि इसका टाइमिंग जोन है याद रखिएगा 1000 से 600, लेकिन आपको याद रखना है कि इसी के बीच में इनका संकलन हुआ है, मतलब ये संकलित हुए हैं। पहले भी बताया हूं मैं आपको, ये सुश्रुत है, सुनकर लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए चलिए देखिएगा, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति, परंतु बाद में इसे साहित्य की स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, उपनिषदों में, ठीक है, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उपनिषद को हम हिंदी में बोलते हैं समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना। जब अपने गुरु के समीप बैठकर आप अपने क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं उससे, ठीक है, कि हवा क्यों चलती है, ठीक है, हवा चलती है तो ऊपर उड़ती है, जल कभी ऊपर क्यों नहीं आ पाती है, मतलब उड़ते हुए क्यों नहीं आ जाती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका तथ्य आप उनसे पूछ सकते हैं कि दुनिया में सबसे अंधेरा क्या है। ठीक है, मतलब दार्शनिक चीजें, फिलॉसफी। ठीक है, तो उपनिषद में क्या लिखा गया? फिलॉसफी लिखी गई है, याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं, और दर्शन बेसिकली क्या होता है? मैंने कुछ देखा है, अपनी इन दो आंखों से कुछ देखा है और मैं अपने तरीके से आपके सामने उसको बताऊं आपको। ठीक है, वही मेरा दर्शन है। ठीक है, तो बेसिकली आप जब भी प्लूटो, ठीक है, प्लूटो का, अरस्तु का या किसी का भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी मिलती है कि प्लूटो ने दुनिया को कैसे देखा, स्वामी विवेकानंद ने कैसे देखा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा शास्त्र में संबंध में कहा है कि बच्चे को ना प्रकृति की ओर छोड़ दो, बच्चे को प्रकृति की ओर छोड़ दो, वो जब गिरेगा या चोट लगेगा खुद ब खुद समझेगा कि ये पत्ती है, पेड़ है, पौधे हैं, मिट्टी है, ठीक है, आसमान है, वो सब कुछ तब सोचेगा। ठीक है, उन्हीं ने कहा है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, मतलब सोशल साइंस जो होता है, वो सबसे बड़ा चीज है। यानी विज्ञान को पढ़ने से ज्यादा कठिन आपका सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि विज्ञान को जब आप पढ़ते हैं तो एक कमरे के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रयोगशाला होता है कमरे के अंदर बंद होता है। लेकिन यही सामाजिक विज्ञान जो होता है या सोशल साइंस जो होता है, इसका कमरा नहीं होता, ये पूरे दुनिया में फैला हुआ होता है, और यही सोशल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐसे जो दर्शन हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उनके जो गुरुदेव हैं या फिर जो गुरु हैं, उपनिषदों के माध्यम से अपने फिलॉसफी को या दर्शन को लिखे हुए हैं, उसकी जानकारी वहां मिलती है। ठीक है, तो दुनिया को देखने परखने का जो तरीका है अपने फिलॉसफी से, इससे क्या होता है, एक जो जानकारी हमें ये प्राप्त हो पाती है उपनिषद से। ठीक है, आगे देखिएगा, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ठीक है, तो वैदिक जो
ग्रंथ हैं, वैदिक जो ग्रंथ हैं उनको समझने के लिए, जैसे हम लोग हिंदी के लिए क्या करते हैं, व्याकरण लिखते हैं, इंग्लिश के लिए क्या लिखते हैं, व्याकरण लिखते हैं, ताकि हम इंग्लिश को बेहतर समझ पाएं, उसके पॉलिसी को समझ पाएं, उसके जो सिस्टम है उसको समझ पाएं। उसी प्रकार जो वैदिक मूल ग्रंथ है उसको समझने के लिए याद रखिएगा वेदांगों का रचना किया गया है, या वेद के अंगभूत का रचना किया गया है। ठीक है, तो वेदांग याद रखिएगा कि किसे कहते हैं, तो वैदिक काल के समय में, ठीक है, वैदिक काल के समय में जो ग्रंथ हैं उनके मूल ग्रंथ के अर्थ को समझने के लिए हम लोगों ने वेदांग की रचना की है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा, ये हैं आपके वेदांग, इसको याद रख लीजिएगा। ये 6 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी इसके नाम के साथ यहां से ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको तुरंत दोनों 6 को 6 याद रखना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, आप सोच रहे हैं ज्योतिष विद्या कहां से आई है? ठीक है, तो ज्योतिष विद्या का भी स्वरूप यहीं से देखने को मिलता है। मतलब आप ये समझिए कि भारत जो है विश्वगुरु कैसे बन रहा था, यानी पूरे इतिहास में, या भारत के जो इतिहास है उसमें अगर आप उसके प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे उठाकर, तो भारत के प्राचीन ग्रंथ अपने आप में पूरे विश्व को जानकारी दे सकते हैं अकेले, मतलब वो रास्ता दिखा सकते हैं आज भी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमारा समय बदलता चला जा रहा है, लोग बदलते चले जा रहे हैं, हमारी जो प्रणाली इकाई है सब बदलता जा रहा है, पॉलिसियां बदल रही हैं, लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, अगर उसे ग्रंथ को उठा के देखें, तो आज भी एक मनुष्य को सही रास्ता बताना और उसको सही दिशा दिखाना का पूरा काम कर सकता है आपका इतिहास। ठीक है, इसलिए इतिहास को पढ़ना या हमारे जो ग्रंथ है उनको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नाम याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखिए शिक्षा जो है वैदिक शब्दों में शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था, जिसे आप वैदिक ग्रंथ को ठीक से पढ़ पाए, तो शिक्षा का यहां पर निर्माण किया गया, रचना किया गया। ठीक है, कल्प जो होता है कर्मकांड को संपन्न कराने हेतु विधि का और नियम। कर्मकांड का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को पूरा कराने के लिए, किसी कार्य का मतलब जैसे कोई लक्ष्य है, चाहे वो हो जाए आपका यज्ञ कराना है, ठीक है, या फिर पूजा पाठ कराना है, कोई भी कर्मकांड हो सकता है, उस कर्मकांड को पूर्ण कराने के लिए जो विधि लिखी गई है वो आपके कल्प में लिखी गई है। ठीक है, व्याकरण, जैसे देखिए आज हम लोग व्याकरण पढ़ पाते हैं, उसी प्रकार इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग का नियम मिलता है व्याकरण में। ठीक है, जो सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर उससे मिलती है कि हमारा जो ग्रंथ है उसके जो रचनाएं हैं उसमें जो वोकेबलरी है उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है, शब्दों की जानकारी मिल पाती है। ठीक है, निरुक्त याद रखिएगा, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु जो नियम है, ठीक है, कि कैसे किसी शब्द की उत्पत्ति हुई है उसकी जानकारी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, निरुक्त को भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा छंद की बात करते हैं, तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है, इसे कहा जाता है छंद। ठीक है, छंद आपको पता होगा, हिंदी में हम लोग रस छंद अलंकार पढ़ते हैं। तो छंद क्या है? जब किसी भाषा को, ठीक है, जब किसी भाषा को, श्लोक को एक छांदिक रूप से बांधा जाए, ठीक है, उसके नियम के अनुसार से बांधा जाए तो उसे कहते हैं छंद। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र हो गया, त्रिष्टुप हो गया, जगती हो गया, बृहति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं छंद। ठीक है, याद रखिएगा, उसके नियम बताए गए हैं इसमें। और ज्योतिष याद रखिएगा, जो कि आप पहले ही जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है कि इसमें प्रसिद्ध आचार्य जो है लगध मुनि, ठीक है, लगध मुनि थे, जो कि ज्योतिष जो आचार्य हैं या ज्योतिषाचार्य के। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र का जो विकास किया है लगध मुनि के द्वारा किया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लगध मुनि के द्वारा ही ज्योतिष विद्या या ज्योतिष रचना जो है इसकी जानकारी मिल पाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये 6 याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 6 नाम याद हो रहे हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि। आपको पता होगा पाणिनि जो है, ठीक है, व्याकरण लिखे हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के व्याकरण के रचयिता जो है हीरालाल का उपाध्याय है। ठीक है, इसको पाणिनि कहा जाता है। तो पाणिनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, व्याकरण के रचनाकार हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस तरीके से उनको एक उपाधि दी गई है। ठीक है, पाणिनि को उपाधि है, समझिए एक तरीके का। तो याद रखिएगा, तो सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण आपका पाणिनि की व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इसको याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, जो कि 400 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा में पूर्व में के आसपास लिखा गया है। ठीक है, तो पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व, यानी कि वैदिक काल के खत्म होने के बाद, ठीक है, वैदिक काल जैसे ही 600 ईसा पूर्व खत्म होता है, 500-400 की बातें जब चलती हैं, तो उस समय अष्टाध्यायी की रचना हुई थी। पाणिनि ने इसकी रचना की थी, याद रख लीजिएगा। पाणिनि ने अपने समय में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत
जिसे व्यास की कृति माना जाता है, ठीक है, वेद व्यास, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक इसकी स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा बाद में इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। मतलब इसका नाम जो है याद रखिएगा, शुरुआत में क्या था, जय संहिता था, और जैसे जैसे श्लोक बढ़ते गए इसका नाम बदल गया और फिर लास्ट में महाभारत बना है, ठीक है। तो इसके 3 बार नाम बदले हैं, याद रखिएगा। पहले नंबर पे क्या था, जय संहिता, ठीक है, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह, और कालांतर में श्लोक की संख्या बढ़ने पर इसकी संख्या हो गई 24,000। तो 8,800 से 24,000 की कहानी पूरी आई है इसमें, और ये बाद में बना है महाभारत, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप पुराणों में जब, और पूरी ग्रंथों के बारे में जानेंगे तो कैसे इसका नाम बदला और कैसे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी है, वो दोनों आप पढ़ेंगे इस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद देखिएगा, वर्तमान में महाकाव्य में 1 लाख से अधिक संख्या हो गए हैं तथा सप्त संहिता, देखिए सप्त सहस्री या संहिता महाभारत कहलाने लगा। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो महाभारत के संबंध में 1 से 2 लाइन है, बहुत डिटेल यहाँ पर नहीं है, आगे मैं डिटेल करूंगा महाभारत के संबंध में कि महाभारत का क्रम जो है, किस तरीके से कृष्ण जी के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार से 5 पांडवों की जानकारी मिलती है, किस प्रकार कौरवों की जानकारी मिल पाती है, और किस तरीके से ये युद्ध जो है एक धर्म युद्ध बन गया। तो ये पूरा कहानी जो है आपको महाभारत के क्रम पर मिलेगा, और गीता सार भी मिलेगा आपको इसमें। 18 दिन की घटनाएं, ये जानकारी मिलेगी कि कितने दिन महाभारत चला था, तो 18 दिन चला था, कैसे उसमें जानकारी पूरी मिलती है। तो लगभग महाभारत संबंध में जितनी जानकारी हो पाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि संकलन के तौर पर या महाभारत को लिखने के तौर पर रामायण की घटना पहले घटी है, महाभारत उसके बाद हुआ है, ठीक है। यानी रामायण की घटना पहले घटी है, महाभारत उसके बाद हुआ है, लेकिन लिखने के तौर पर आप देखेंगे तो महाभारत पहले लिखा गया है, रामायण बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो महाभारत और रामायण के क्रम पर ये दोनों अलग अलग असमंजस हैं, वो थोड़ा सा याद रखिएगा, देखिएगा। तो इसीलिए आप महाभारत को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, और वर्तमान में इनके श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है, 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के आरंभ में हुई थी, वो 4वीं सदी में था, ठीक है, 400 वाले में, ठीक है। और यहाँ पर ये 5वीं सदी के पास है, जिसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है, ठीक है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाट्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान या स्रोत स्रोतों में दिए गए हैं। तो ये स्रोत स्रोतों क्या है, वेद, ठीक है, यानी कि जिनको सुनकर लिखा गया है उन्हें सुश्रुत ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बस लीजिए कि आप सिर्फ कहानी सुन रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है। मतलब आप सिर्फ एक साहित्यिक स्रोत को देख रहे हैं जिसमें हम छोटे छोटे बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि वेदांग क्या होता है। तो वेदांग क्या है, एक बार फिर से डिस्कस करता हूं। देखिएगा कि वेदांग जो है वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, वैदिक काल के जितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए, उनके मूल अर्थ निकालने के लिए हम वेदांग की रचना किए हैं, ठीक है। तो वेदांग बेसिकली शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, ये सभी जो है, छंद है, ये सभी जो 6 वेदांग है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि कैसे वैदिक ग्रंथों को पढ़ा जाए या उनके अर्थ को कैसे निष्कासित किया जाए या निकाला जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। उसी के बाद अब देखिएगा इसके बाद, ठीक है, जात कर्म जिसे हम जन्मानुष्ठान कहते हैं या नामकरण कहते हैं, उपनयन, संस्कार, विवाह, श्राद्ध, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान, विधि विधान, गृह सूत्र, दोनों जो है ये सब क्या है, 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। अब देखिए, एक जीवन को जीने के लिए एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो कैसे अपने परिवार को संभालता है, परिवार में कौन कौन सी पूजा होती है, कब उसका जन्म होता है तो कौन सा विधि विधान होता है, जन्म के बाद उपनयन संस्कार कब होता है, शिक्षा पद्धति के लिए कौन सा संस्कार होता है, ठीक है, वापस जब घर वापस आता है तो उसकी शादी होती है उस समय कौन सा संस्कार होता है, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी किसी ग्रंथ में, ठीक है। तो जब ग्रंथ में जो वो जानकारी मिलती है तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत है, इससे हम मनुष्य के जीवन की पूरी जो क्रमिक लीला है वो पता चल पाती है कि जो मनुष्य जो है वो जीवन से मृत्यु तक, यानी श्राद्ध तक, ठीक है, श्राद्ध तक, जब तक उसका श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, जो भी चीजें होती है उन सभी तक की कहानी जो है बताई गई है कि मनुष्य किस तरीके से जीवन को जीते जीते अपने कर्मों को पूरा करता है, ठीक है। तो वो पूरी जानकारी इसमें तभी जाकर आपने देखा होगा कि जब कहीं कहीं आप जाते हैं शादी में, तो आप शादी में देखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, उसके यहाँ ऐसा नहीं चलता है, उसके यहाँ ऐसा नहीं चलता, उसके यहाँ यही चढ़ता है, उसके यहाँ ये नहीं चढ़ता। मतलब ये ऐसा नियम कानून कहाँ से आ रहा है? तो लोगों ने क्या किया, देखिए ये मेन
जो जानकारी है, सोर्स है, उस सोर्स से जैसे जैसे लोगों ने अलगाव किया, ठीक है, मनुष्य तो सभी बराबर है, सभी के पास दो आंखें हैं, ठीक है, सभी मनुष्य मतलब शारीरिक अंग के तौर पर सेम है, लेकिन आप देखेंगे उनके रीति रिवाज अलग हो जा रहे हैं, धर्म अलग हो जा रहा है, ग्रंथ अलग हो जा रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है। तो इसका कारण मेन है कि मनुष्य अपने हिसाब से अपने मानसिक स्थिति के साथ अलग हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारे में ऐसा नहीं चलता, हमारे में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। आपको बता दूं कि मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 5 ही धर्म है पूरे विश्व में, मुख्य रूप से, ठीक है, 5 धर्म, लेकिन आप देखेंगे तो छोटे छोटे धर्म समुदाय भी धर्म बना चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें छोटे छोटे समुदाय हैं जिन्होंने अपने धर्म उसको धर्म मान लिया है कि हमारे में ऐसा नहीं चलता या हमारे में, तो वो क्या है, किसी धर्म से विलोपित होकर या किसी धर्म से कुंठाग्रस्त होकर उस धर्म से भागकर किसी और धर्म में चले जाते हैं। भागना मतलब छोड़ देना, साथ छोड़ देना, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म अगर आप देखेंगे, सनातन धर्म जो देखेंगे, उसके शुरुआती दौर देखेंगे आप तो शुरुआती दौर में बहुत जानकारी मिलेगी, लेकिन जब ही इसमें कर्मकांड इतने खतरनाक हो जाते हैं, जैसे ही बलि प्रथा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तब जाकर लोग इससे निकल के अलग जाना चालू करते हैं कि हमें मार काटनी चाहिए, मनुष्य की बलि हम कभी भी इसको पचा नहीं पाएंगे कि देखिए मनुष्य की बलि, और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर, तो कभी भी हम इसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस केस में याद रखिएगा कि जब हम इस पूरे अनुष्ठान को देखते हैं तो उस अनुष्ठान को देखने पर समझ में आता है कि हमारा शुरुआती दौर ऐसा नहीं था, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के हिसाब से ग्रंथों को बदलना चालू कर दिया, उनकी वाणियों को बदलना चालू कर दिया, उसकी बातों को बदलना चालू कर दिया, ठीक है। और यही कारण है कि आज आप यहां तक पहुंच गए, अलग ही दिशा में चले गए हैं, ठीक है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कहीं पर बलि प्रथा लिखी गई हो, तो प्रॉपर बलि प्रथा का भी एक सिस्टम था कि कैसे बलि दी जाती थी या बलि का क्या कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है अलग अलग धर्म के लोग जो है उसको अलग अलग दिशा देता चले गए। देखिएगा आगे, तो देखिएगा शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है, ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, और गणित है, मैथमेटिक्स है, इसकी शुरुआत भी आपको यहीं से बताई जाती है, यानी कि आपके वेदों से बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसको याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी, ठीक है। तो पाली भाषा आपको दक्षिण बिहार क्षेत्र में बोली जाती थी, और इससे देखिए साहित्य से हमको किसी क्षेत्र का जानकारी कैसे मिल पा रहा है, तो उस क्षेत्र की बोली भाषा या वहाँ के रहने का तरीका, उनका जो पूरा जीवन तरीका है, तो उससे हमें वहाँ का इतिहास पता चल पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसी के बाद आता है आपका थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में। तो देखिएगा अब हम लोग थोड़ा सा साहित्यिक के बाद से क्या पहुंच चुके हैं, अभी आप लौकिक साहित्य में पहुंच चुके हैं, यानी कि उन ग्रंथों में जब मानव ने इनको रचना किया है इसका, ठीक है। तो मानव ने जब रचना किया इसके बारे में, तो समझिएगा कि इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध और उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। किन किन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किन किन लोगों ने बौद्ध धर्म को आगे प्रकाशित किया, उन सभी की जानकारी यहाँ पर मिल पाती है। याद रखिएगा, ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक, ठीक है, 550 ईस्वी से अधिक पूर्व जन्मों यानी पशु के रूप में भी गुजरे थे, इन जिनका वर्णन जातक कथाओं में है, ठीक है। जातक कथा के बारे में बहुत सुनेंगे आप, तो याद रखिएगा जातक कथा किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुक्त पिटक, ठीक है, सुदृढ़ कानिकाय का 10वां भाग है, याद रखिएगा। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व या बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील है अवस्था को दर्शाती है। तो याद रखिएगा, केवल इतना, बस एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि सुक्त पिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है त्रिपिटक, ठीक है। उसी के त्रिपिटक में आपको याद रखना है कि किसकी जानकारी मिलती है, सुक्त पिटक में जातक कथाओं की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। सुक्त पिटक में जातक कथाओं की जानकारी मिलती है, याद रख लीजिएगा। जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो जैन ग्रंथ की रचना किससे हुई है, प्राकृत भाषा में। तो यहां पर 2 फैक्ट आ गया है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म को या बौद्ध ग्रंथ को किस में लिखा गया, कौन सी भाषा में, तो पाली में लिखा गया है, और यदि आपसे पूछा जाए कि जैन ग्रंथ को किस में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। फैक्ट क्लियर है थोड़ा सा। चलिए आगे देखिएगा, ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया है। तो कहां संकलित किया गया है, तो याद रखिएगा वल्लभी में, ठीक है। याद रखिएगा कि जैन ग्रंथों को संकलित किया गया है वल्लभी में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा सा अलग अलग है, हाँ, ठीक है।
यानी कि जैन धर्म पहले आपको दिखेगा, बौद्ध धर्म बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ा जाने के स्वरूप में बौद्ध को पहले पढ़ लिया जाता है, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, आप पहले जैन धर्म को ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक हो गए आपके, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग हो गया आपका, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके संबंध में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा कि बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से दार्शनिक रूप से चीजें पढ़ी जाती हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने, देखिए बेसिकली इसको पढ़ने का तरीका क्या है या क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें आप उसके धार्मिक चीजों को पढ़ते हैं। कैसे? यानी बौद्ध धर्म को जब पढ़ा जाता है तो उसमें यह पढ़ा जाता है कि बौद्ध जी ने या गौतम जो बुद्ध हैं उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की है, ठीक है। देखिए ज्ञान प्राप्ति या आप ईश्वर की प्राप्ति को, ठीक है, मतलब जैसे क्या है, कभी भी बुद्ध जी ने ये नहीं कहा कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात नहीं आई, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि जब मनुष्य अपने पूरे के पूरे अवस्थाओं को, ठीक है, अपने जो मन है, ठीक है, अपने मन पे जब जीत प्राप्त कर लेता है या फिर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लेता है, तो बुद्धत्व हो जाता है, ठीक है। तो बुद्धत्व हो जाता है मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो समझ चुका है कि जीवन का सार क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और उसी के क्रम को आपको धार्मिक रूप से पढ़ना होता है कि उसने अपने सार को कैसे कैसे बताया है और उनकी मार्ग क्या बताया है। जैसे जीवन में दुख है, दुख से दूरी या दुख से अगर आपको दुख से दूर होना है तो कैसे, किस मार्ग पे चलना पड़ेगा, ये सब चीज की जानकारी दी है उसमें। और जैन धर्म में भी ऐसा है, ठीक है, जैन धर्म में भी यही मार्ग दिया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा कहा गया है जैन धर्म में। तो अहिंसा मतलब आप किसी भी जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं, इवन फूल को भी नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे होता है, ठीक है, जीव होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक बातें आपको समझनी होगी इसमें, ठीक है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। धर्मसूत्र किसे कहते हैं? तो धर्मसूत्र जो है, स्मृतियां और टीकाएं, ठीक है, याद रखिएगा, इन सभी को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं को मिलाकर धर्मशास्त्र कहलाता है। कौटिल्य का, अब आ जाइए यहाँ पर, कौटिल्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब साहित्य संबंधित हर एक लाइन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। यानी कौटिल्य का, ये कौटिल्य कौन है? चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा बुद्धि था वो था कूटनीति, इसी को कौटिल्य कहा जाता है। कूटनीति चलाना, ठीक है, डिप्लोमेटिक होना, तो ये कूटनीति है। तो डिप्लोमेटिक होना मतलब आप इस तरीके से अपने बातों को रखें, इस तरीके से अपने कार्य को करें जिससे आप ना इससे लड़े ना उससे लड़े, लेकिन उन दोनों को लड़ा दें, ठीक है। तो ऐसे होता है कूटनीति। अपना कूटनीति बहुत लोग चलाते थे, एक समय था, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रख लीजिएगा, ये सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखिएगा, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसकी रचना क्या है? कौटिल्य की रचना क्या है? कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, मेघदूतम, ठीक है, ऐसे बहुत सारी रचना है कालिदास की। आपको कुछ नाम आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, साहित्य के तौर पर इसको याद रखना है इतिहास में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब तमिल ग्रंथ की बात कर लें, जो आगे हम पढ़ेंगे संगम काल में, उसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं, ठीक है। जैसे ही आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का संगम काल, ठीक है, जब कवि के द्वारा वहां पर एक संगम काल किया जाता था, कवियों का सम्मेलन होता था, उसे कहा जाता था संगम काल, ठीक है। देखिएगा, राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया, ठीक है। ऐसी साहित्य सभा को संगम काल कहते हैं या संगम कहते हैं, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। संगम ग्रंथ में वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक कवियों के मुक्तकों, प्रबंध काव्यों की रचना की गई है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान किया गया है, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत के जो संगम काल के कवि हैं, उन्होंने अधिकांश धार्मिक के बारे में बात नहीं किया है, धर्म के बारे में बात नहीं किया है, उसने किससे के बारे में किया है? मानव के बारे में किया है, जो राजा थे या रानियां थी, ठीक है, वीर पुरुष थे या नायिका थी, उनके गुणगान की है, ठीक है। तो आपको अधिकांश चरित्रम चरित्रम जैसे शब्द मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी अधिकांश जो ग्रंथ होंगे उसमें आपको वीर पुरुष और नायिकाओं की जानकारी मिलती है इस संबंध में, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा, संगम काल के प्रमुख साहित्य जो है याद रखिएगा, तोल्कापियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, और शिल्पाकादिरम, ठीक है, तो शिल्पादिकारम बोलते हैं, शिल्पादिकारम और मणिमेखलम, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम है आपका तोल्कापियम, शिल्पादिकारम और मणिमेखले, ठीक है। ये संगम काल के द्वारा रचना जो हुआ है, प्रमुख साहित्य है उनका नाम है, ठीक है। शिल्पादिकारम जो है, शिल्पादिकारम जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये पूछा जाता है निम्न में से संगम काल में किस साहित्य की रचना हुई थी, तो याद रखिएगा ये तीन नाम आपको पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है, इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धि अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य के प्रमाणित हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बस आप आगे थोड़ा सा याद रखिएगा संगम ग्रंथ जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत था, ठीक है। तो उनकी जानकारी जो दक्षिण भारत की है वो संगम साहित्य से ही ज्यादा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चीजों को याद कर लेना है कि किस तरीके से जो स्रोत हैं उनकी जानकारी हमें मिलेगी, और स्रोत के साथ साथ हम इतिहास को आगे कैसे पढ़ेंगे वो आपका एक दिशा निर्देश तैयार हो जा रहा है, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी, तो ये सभी कुछ जो आप संगम काल में पढ़ रहे हैं उससे कवियों का नाम पढ़ेंगे, उसके समय जो कौन शासक हुए वो पढ़ेंगे। तो देखिए स्रोत से कैसे आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे इतिहास को, ठीक है। ये सोर्स से कैसे कनेक्ट होगा, ये सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिएगा विदेशी विवरण की बात कर लें, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। विदेशी विवरण पर देखिएगा कि यूनानी लेखकों ने, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 3 देशों के ज्यादातर हमारे यहाँ लेखक जो यात्री हैं आए हुए हैं, एक आपका यूनानी, दूसरा अरबी और चीनी, ठीक है। तो 3 प्रकार से आप तीनों का नाम याद रखते हैं कि तो यूनानी को सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। कारण क्या है, यूनानी का आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था भारत पर, ठीक है। सिकंदर के समकालीन रूप से याद रखिएगा, जिसको याद रखिएगा सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को क्या बोलते हैं, सेंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस, ठीक है, याद रखिएगा। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व है, निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गया, ठीक है। मतलब सेंट्रोकोटस ही आपका सिकंदर है, ठीक है, जिसमें सेंट्रोकोटस के संबंध में देखिएगा, अगर हम सिकंदर का समकालीन देखें, ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी मिलती है हमको। उस समय जो घटनाएं हुई हैं, या तो चंद्रगुप्त मौर्य और या फिर आपका सिकंदर, इस समय दोनों की घटनाएं दिखती हैं, ठीक है। हालांकि सिकंदर का जो समय रहा है, सिकंदर जो है घनानंद के समय, ठीक है, जिसको महापद्मनम कहते हैं, तो उस समय के जो नंद वंश था, नंद वंश के समय की जो कहानी है उसको जोड़कर देखा जाता है सिकंदर के समय से, ठीक है। तो आगे की कहानी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी जब आपको भारत में यूनानी लेखकों के द्वारा जो जानकारी हमें मिलती है, या जो भारत में आक्रमण हुआ है, बाहरी आक्रमण हुआ है, उसकी जानकारी हमको उस संबंध में मिलेगी, ठीक है। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूध बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के समय का जो जानकारी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूध बनकर आया था मेगास्थनीज और इसने लिखा था इंडिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा कल मैंने बताया था आपको हेरोडोटस के बारे में, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है। हेरोडोटस ने क्या लिखा है, हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी लिखा है, ठीक है। हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखा है, याद रखिएगा। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, याद रखिएगा, यूनानी भाषा में लिखी गई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, इसकी रचनाकार का जानकारी नहीं मिल पाता है प्रॉपर, ठीक है, कौन लिखा है इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, लेकिन आपको याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, ये भारत के संबंध में जानकारी को बताता है, लेकिन इसके रचनाकार अज्ञात हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है, लेकिन इसका रचनाकार अज्ञात है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, इसके रचनाकार कौन है, तो 3 नाम लिखेगा, इनमें से कोई नहीं लिखेगा, तो हमेशा इनमें से कोई नहीं ही आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके रचनाकार अज्ञात हैं, इसकी जानकारी आज भी नहीं मिल पाया है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है 80 में से 115
ईस्वी के मध्य लिखी गई और अज्ञात लेखक ने लिखी थी। ठीक है, अज्ञात मतलब इसकी जानकारी ही नहीं कि किसने लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर होने के रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये भारत के संबंध में कैसे व्यापार को तीनों तरफ से जुड़ा हुआ देखा जाता है समुद्री इकाइयों से, वो बताया गया है किससे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसलिए नाम है एरिथ्रियन सी। ठीक है, तीनों तरफ का हिस्सा। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट है आपका टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में लिखी गई है तथा हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। ठीक है, फिर है कॉस्मोस इंडिका प्लेटस। ठीक है, यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था और क्रिश्चियंस टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर और फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, ये फैक्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये आपके अरबी। ठीक है, तो अरबी यात्रियों में बस आपको नाम थोड़ा याद रखना है, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका क्रम याद रख लीजिए, सुलेमान का पाल और प्रतिहार वंश के संबंध में है ये, और उसके बाद अल मसूदी है 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा है, उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में वर्णन किया है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट के बारे में लिखा है। अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी का समकालीन है। ठीक है, इसने तहकीक हिंद लिखी है। ठीक है, किताब उल हिंद भी रचना की है, अब जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालिक दशा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अल बरूनी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है तहकीक हिंद, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यह है चीनी लेखकों के बारे में संबंध में। ठीक है, तो चीनी लेखकों के बारे में याद रखिएगा, जैसे फायान की बात करते हैं 399 से 414 ईस्वी में आया था। ठीक है, फो क्यों की भारत की तत्कालिक विवरण, राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक दशाओं का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगर, देखिए 15 वर्ष का भारत की यात्रा किया इसने, 15 साल तक भारत में यात्रा किया इसने। ठीक है, और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन याद रखिएगा, द्वारा शासित मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया है। उसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि, उपज कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, विहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधालयों के निर्माण की जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रसाद की भव्यता से प्रभावित होकर देव निर्मित बताया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीएससी में ही पूछा गया था कि किस चीनी यात्री ने, ठीक है, किस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र या अशोक के जो क्षेत्र है, ठीक है, अशोक का जो राज दरबार है उसको देव निर्मित बताया है। ठीक है, तो ये पीएससी का क्वेश्चन था, यहां इतने अंदर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा फायान ने बताया था कि जो अशोक कालीन समय था उसने जो राज दरबार सजाया था वो ऐसे मामूली राज दरबार नहीं था, बहुत सुंदर भव्य राज दरबार था, वो देव निर्मित माना गया, मनुष्य इसको नहीं बना सकते थे। आप अगर वही चाइना जाके देखेंगे तो उस समय के राज दरबार कैसे हुआ करते थे और हमारे यहाँ के राज दरबार कैसे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि मौर्य कालीन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार दिखेंगे वो लकड़ी से बने हुए दिखेंगे, मतलब लकड़ियों के बने हुए जो महल होंगे। आपको एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ियों से बने हुए महल किसके काल में बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्य काल में था और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था ये। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आपका सुंगयुन, 512 से 513 ईस्वी तक। ठीक है, इसने बिहार और बंगाल के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है सुंगयुन का। ठीक है, तो ये भी आपका चीनी यात्री है। लास्ट 2 यात्री और होंगे इसमें, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आया था ये, वेनसांग 629 से 645। ठीक है, याद रखिएगा सियुकी की रचना की थी। ठीक है, पाश्चात्य संसार लेख भी कहा जाता है। तो देखिएगा वेनसांग जो है 16 वर्ष भारत में यात्रा किया इसने, यहाँ प्रवास किया मतलब रहा और विश्व के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, और देखिएगा ज्ञान और शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की उसने। यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख किया। उसने कन्नौज यानी हर्ष की राजधानी जो थी का नगर वर्णन, हर्ष की दानशीलता और समाज में विभिन्न जातियां उपजातियां, प्रयाग के एक बड़े समारोह शायद कुंभ मेला
इसका भी वर्णन किया इसने अपने समय में। यानी कुंभ मेला कोई अभी से चलता हुआ आ नहीं रहा है, वो काफी पुराना है, ठीक है। गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन भी किया है, ठीक है। चलिए लास्ट देखिएगा, और एक नेक्स्ट आता है आपका इत्सिंग, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा जो है इत्सिंग ने लिखा था। तो देखिएगा इत्सिंग वेनसांग ने के चीन लौटने के बाद भारत आया था, मतलब ये जब वापस गया वेनसांग तो इत्सिंग आया था, ठीक है। और याद रखिएगा उसने बंगाल के ताम्रलिपि वर्तमान तामलुक जिसे कहा जाता है 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली और हर्षकालीन समाज, तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया। इत्सिंग चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों को की 400 प्रतियां ले गया था, ठीक है। तो 400 प्रतियां ये लेकर चला गया, कौन? इत्सिंग जो है बौद्ध के त्रिपिटक जो थे उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाँ ये आज का लास्ट टॉपिक है चीनी यात्री का, ठीक है। तो चीनी यात्रियों में याद रखिएगा मातवेन लिन जो है 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। इसकी कोई रचना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का अभियान का वर्णन किया है, ठीक है। और चाउ जू कुआं, ठीक है, 1225 से 1254 के बीच में रहा है ये, चू फांची का नाम का रचना किया है, ठीक है। जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन फिर भी आप एक बार याद रखेंगे कि चाउ जू कुआं जो है ये भी नाम का व्यक्ति जो है यात्री था, चीनी यात्री था, ठीक है। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था आपका रिसोर्सेज जिसे हम इतिहास को पढ़ते हैं। कल से आपका इतिहास जो है ये स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग इसके बेसिक फंडामेंटल को जान रहे थे कि सोर्स कैसे पढ़ा जाते हैं या क्या क्या चीज़ें इससे जानकारी मिलती है। तो आपको बता दूं इसके रिसोर्सेज से ही लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसका बनने की प्रक्रिया को पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे कैसे पूरा पॉलिसी को पढ़ते हैं, उसी प्रकार इसके रिसोर्सेज को पढ़ा जाता है। भोगज कोई अभिलेख, मेहरोली स्तंभलेख, ठीक है, एरण अभिलेख, जितने भी नाम आपने देखा है इसमें सभी चीजें पढ़नी है आपको और याद रखनी है कि किसके समय का लेख है ये, ठीक है। साहित्यिक तौर पर देखिएगा, साहित्यिक तौर पर अभी आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यात्रा वृत्तांत को थोड़ा सा ज्यादा पढ़िएगा क्योंकि इसमें नाम आपको याद रखना है और रचना याद रख लेना है इसमें, ठीक है। कभी कभी इससे केवल ये पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का अभियान का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, तो मातवेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये टफ क्वेश्चन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास को इतना तरीके से याद रख पाना हर किसी के पास की बात नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको याददाश्त बना के रखनी तो थोड़ी थोड़ी जानकारी और बार बार रिपीट करने का कोशिश कीजिएगा कि इसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार तक पढ़ सके, ताकि आप जो भी पढ़ें परमानेंट दिमाग में छप जाए वो, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, कल की टॉपिक रहेगी हमारी जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज, ठीक है, और मानव की उत्पत्ति का पूरा कहानी जो है यहां से स्टार्ट होगा। और उसके बाद अब मैं पूरी कहानियों के साथ आपको जोड़ के चलूंगा कि भारत में देखिए अब आपको सिर्फ कहानी पर फोकस करना है, क्या लिखा है उस पर फोकस नहीं करना है, कहानी पर फोकस करना है। और साथ ही साथ फोकस करना है कि भारत में वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो स्टोन एज के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। हालांकि जब आप देखेंगे तो भारत में किसी मनुष्य की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ये देखिएगा, मानव की उत्पत्ति और विकास के क्रम पर आप जब देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो 8 स्थानों पर हुई है। मतलब ये 8 स्थान है जहां पर मानव की उत्पत्ति के साधन बताए जाते हैं, ठीक है, कि मानव की उत्पत्ति यहां पर हुई है। तो भारत में कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है, भारत में कोई उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन अफ्रीका में देखिए 2-2 मानव के प्रकार मिले हैं या मानव के टाइप्स मिले हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि 8 प्रकार से मानव कौन कौन है और कहां कहां पर उत्पत्ति कहां पर हुई है, ठीक है। होमोसेपियंस की जो उत्पत्ति हुई थी या होमोसेपियंस के क्रम जो है वो कहां से आया, आज हम लोग होमोसेपियंस के ही आधार वंश हैं, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तुत युग में कि पत्थरों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, पत्थरों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से 3 क्रमों में बांटा गया जो पाषाण काल है उसको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। वो तीनों की कहानी को आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है यहां पर ये, यानी क्षेत्र का वर्गीकरण। केवल आपको यही फोकस करना है, कहानी को फोकस नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपने क्षेत्रों का वर्गीकरण पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया इसमें कि कहां कहां पर, देखिए निम्न पूरा पाषाण, सोनी घाटी और बेलन घाटी, मध्य पूरा पाषाण का सोन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी, उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं सल्क फलक संस्कृति, तो उसमें हम लोग को कहां कहां पर जानकारी मिलती है, ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना है, ठीक है। तो आगे कल डिटेल करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए।